Hello everyone. So in this lecture we will talk about the units of rate constant for different order of reaction and secondly हम बात करेंगे यहाँ पे integrated rate equation for zero order reaction and for first order reaction. तो पहले हम बात करते हैं rate constant की. तो हमने rate law में already discuss कर लिया था कि rate जो होता है किसी भी reaction का वो directly proportional होता है concentration of reactant species. ठीक है, concentration of reactant species. यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर मैं रिमूव करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर अल्फा एंड बी रेस टू द पावर बीटा, राइट. सो रेट जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ फ्रैक्शन भी क्या करेगा बेटे, इंक्रीज करेगा. तो यहाँ से अगर मुझे के कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ के इज इक्वल टू रेट रेट अपॉन ए रेस टू द पावर अल्फा एंड बी रेस टू द पावर बीटा, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर आप देखें तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी. सो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. मतलब कि आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए. ठीक है, तो रेट कांस्टेंट भी आ गया हमारे पास. अब हमें रेट कांस्टेंट की मान लीजिए कि यूनिट्स बतानी है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज होगी उनका ऑर्डर कितना होगा, जीरो होगा. ठीक है, आप उसको इस तरीके से मेंशन करेंगे. तो अगर रेट बताना है तो आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए नॉट. नॉट मतलब यहाँ पे जीरो है. अब क्योंकि ए नॉट की वैल्यू जीरो हो चुकी है तो रेट किसके इक्वल आ गए, फिर रेट हमारे पास इक्वल आ जाता है के. ठीक है, अब हमने कहा कि जो के होता है वो क्या होगा, रेट डिवाइड बाय वन. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे अगर मुझे यूनिट्स बतानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो यूनिट्स बनेंगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो किसकी यूनिट होनी चाहिए, रेट की ही यूनिट होंगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड. ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, राइट. सो यहाँ पे जो के की यूनिट आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाएंगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सिंपल है. ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है ये. ठीक है, ऐसे ही अगर ऐसे ही मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना है कि यूनिट्स क्या होंगी तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और ब्रैकेट में ए. अब ए क्या है, आपके पास कोई भी रिएक्टेंट स्पीसीज हो सकती है. जैसे आपके पास यहाँ पे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी मान लीजिए और ये हमें सी प्लस डी दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ए रिएक्टेंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वन होगा. ठीक है, मतलब कि वन ए होगा. तो उस हिसाब से जब मैं रेट यहाँ पे लिखूंगी इस इक्वेशन की तो वो क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर वन. ठीक है, अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड. ऐसे ही जो ए है, हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, है ना. अब कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर वन है, मतलब कि हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट लेनी है. तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटे, दैट इज मोल लीटर इनवर्स. ठीक है, अब मुझे सिर्फ के की यूनिट चाहिए तो मोलिटर इनवर्स जो होगा वो मोलिटर इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास के की कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सेकंड इनवर्स. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स. राइट, समझ आ रहा होगा आपको ना. धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब कि आपके पास जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट स्पीसीज की वो उसकी पावर में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा. सो रेट क्या हो जाएगा, के और ए रेस टू पावर टू. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स तो हमें ऑलरेडी पता है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड. और के क्या हो गया यहाँ पे, रेट कांस्टेंट. और अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट हमने लेनी है, पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, डबल है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो यूनिट होंगी आपके पास वो भी क्या हो जाएंगी बेटे, वो भी डबल हो जाएंगी. मतलब आपने क्या करना है, इसकी भी पावर लेनी है, स्क्वायर. ठीक है,
तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो मोल लीटर इनवर्स, जो 1 मोल लीटर इनवर्स होगा वो इस वाले मोल लीटर इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो यूनिट बनेगी के की वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन जो यहाँ पे 1 मोल लीटर इनवर्स बचा वो, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स बचा वो, और एक सेकंड इनवर्स यहाँ से सेकंड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स सेकंड। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये वाला जो है जो ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स में है, ऊपर जाके लीटर में हो जाएगा, मोल और सेकंड जो है वो इनवर्स में हो जाएंगे। सो के इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या आ गई हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स आ गई, ठीक है। सो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर आप एक से शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे आप बाकी भी कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। चलिए, तो यहाँ पे होगी बात किसकी यूनिट्स की। अब थर्ड ऑर्डर की बात करें तो सिमिलरली हम जैसे हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया वहां यहाँ पर भी सेम उसी वे में हम कैलकुलेट करेंगे। सो रेट इज इक्वल टू के एच पावर 3, ठीक है, रेट की यूनिट पुट करेंगे और कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी थ्राइस हो जाएगी यूनिट यहाँ पे। अब एक तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे कितनी बच जाएंगी फिर आपके पास मोल लीटर इनवर्स ट्वाइस, और यहाँ पे क्या बचेगा एस बच जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अब आपके पास देखो ये ऐसे है ना, ये मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है के मोल लीटर इनवर्स थ्राइस। तो एक जो यूनिट होंगी वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 1/s इज इक्वल टू के, और यहाँ पे कितना बच जाएगा दैट इज मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, ठीक है, 2 पावर हो जाएगी क्योंकि एक तो कैंसिल आउट होगी। उसके बाद अब हमारे पास आता है जो हम के यहाँ से निकालेंगे तो के इज इक्वल टू 1/मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2 सेकेंड, और जब ये ऊपर जाएंगी सारी चीजें तो क्या बन जाएगा लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। सो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। बट आपके सिलेबस में जितना है हमें उतना ही याद रखना है ना, इतना भी याद रखना बहुत मुश्किल काम है वैसे तो। चलिए आगे चलते हैं। सो अब हमें जैसे बहुत किसकी भी आप निकाल सकते हो, जिसकी भी आपको यूनिट निकालनी है आप निकाल सकते हो। आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - n सेकंड इनवर्स, ठीक है। जिसका भी अब अपने पास यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करते चलना है, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करते चलेंगे आपके पास यहाँ पे उस हिसाब से यूनिट्स आती चलेंगी। जैसे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे यहाँ पे, मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यूनिट बतानी है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 1 - 0, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बन जाएगा दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऐसे ही जब फर्स्ट ऑर्डर की करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो एक फाइनल फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में जो भी जिस भी ऑर्डर की आपको निकालनी है n की वैल्यू पुट करो एंड इजिली वी कैन कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट ऑफ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। ये आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है कैसे, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। n में आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे कितनी, फोर्थ ऑर्डर के लिए बोल रहे तो n कितना पुट करेंगे आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे और फिर यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये बात होगी हमारे पास हमारी यहाँ पे कि कैसे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। और ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला भी आ गया, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप बाकी सारी यूनिट्स इजीली निकाल पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो अब ओवरऑल टेबल आ गया आपके पास, ठीक है। इस टेबल को आप चाहो तो आप भी अपने अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वहां पे इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं सो दैट कि आप इजीली चीजों को याद कर पाए। पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली फर्स्ट जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड एंड nth ऑर्डर के लिए, राइट। बट अगर सॉल्यूशन का केस है तब तो ठीक है क्योंकि वहां पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। बट अगर गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन है तो उस केस में हम जो यूनिट लेंगे मोल लीटर इनवर्स की जगह पे क्या हो जाएंगे वो एटमॉस्फेयर हो जाएंगे, बाकी तो सेम।
सिर्फ मोल लीटर इनवर्स मतलब जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती हैं उसकी जगह पे अब आपने किसकी यूनिट लेनी है, प्रेशर की यूनिट लेनी है। क्योंकि गैसेस सोल्यूशन है ना, गैसेस में तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली जो अमाउंट है उसके ऊपर चेंजेस आएंगे, अमाउंट में चेंजेस आएंगे तो रिएक्शन में भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे यूनिट्स क्या हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर। तो जहां पर भी आपको जैसे मोल लीटर इनवर्ट्स तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्ट्स लीटर इनवर्ट्स तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर इनवर्ट्स। सिमिलरली आगे भी आप इस तरीके से आपको याद रखनी है चीजें। सो मोल लीटर इनवर्ट्स 1 माइनस एन एस इनवर्स, जो ओवरऑल फॉर्मूला है हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर रेज़ टू पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्ट्स, राइट। सो इस टेबल को आप इस तरीके से बना सकते हैं सो दैट कि जब आप रिवाइज करें तो आपको चीजें इजी हो जाएं रिवीजन करने के लिए। आगे बात करते हैं। अब देखो, हमने रेट कांस्टेंट डिस्कस कर लिया, हमने उसकी यूनिट्स भी डिस्कस कर ली। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रेट कांस्टेंट्स के, उनकी बात कर लेते हैं कि ऐसा रेट कांस्टेंट के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर रहे हैं। सो रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हमें ये ऑलरेडी पता है। सेकंड इज लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्ट रिएक्शन, है ना, अगर जितनी ज्यादा आपके के की वैल्यू होगी मतलब कि रिएक्शन आपकी फास्ट है, अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, ऑब्वियसली अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के की वैल्यू कुछ अलग होगी, सेकंड ऑर्डर होगी तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी एंड सो ऑन। सो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू भी क्या होती है बेटे, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, राइट। चलिए, द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। सो टेम्परेचर और कैटलिस्ट से क्या होगा कि आपकी रिएक्शंस जो हैं वो भी उसमें भी चेंज आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आएगा, राइट। सो ऑब्वियसली जब रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा है तो के की वैल्यू भी क्या होगी, फिर चेंज होगी। नेक्स्ट इज द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन थी वो तो जीरो हो गई। सो उस केस में जो रेट कांस्टेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि वो डिपेंड नहीं करेगा आपकी किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। तो पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फिर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलिए, हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, सी आर बी दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपकी बुक्स में अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखा होता है ए, ठीक है, ए भी लिखा है, मैं यहाँ पे सी आर से लिख रही हूँ। अगर आपकी बुक्स में ए भी लिखा हुआ है या फिर किसी और टर्म से भी मेंशन किया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सेम रहने वाली है, बस हो सकता है कि आपको बुक्स में ए मिले, इस तरीके से ए लिखा हुआ हो या फिर सी आर लिखा हुआ हो, ठीक है। चलिए, सो सी आर बी दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कि मान लीजिए कि मैं अगर आर की जगह यहाँ पे ए ले लेती हूँ, ए गिव्स अस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं वहां पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आर लेके रखा है तो मैं उसको कैसे लिख रही हूँ, सी आर करके लिख रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने बेटे। सो आर गिव्स अस प्रोडक्ट और सी आर क्या है, बी दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो, अब रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन, मतलब ऑर्डर यहाँ के बात कर रहे हैं। ऑर्डर क्योंकि जीरो है इस रिएक्शन के लिए वेर, तो उस अगर ऑर्डर जीरो हो जाता है तो रेट जो है वो किसके इक्वल होगा, के इक्वल होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो किसी भी रिएक्टेंट स्पीसीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो यहाँ से आपके पास इक्वेशन शुरू हुई, हम कहाँ पहुंच गए, रेट इज इक्वल टू के के पास पहुंच गए हैं। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो द रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट इज डी सी आर अपॉन डी टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, हमने स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि आर ले रहे हैं, उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सी आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और क्योंकि रिएक्टेंट स्पीसीज है तो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखते हैं तो आप उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी मिल रही है ना।
तो यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन लिखूंगी तो मैं इस तरीके से मैं इसको मेंशन करूंगी, माइनस डी सी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब देखो, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दैट इज डी सी आर इज इक्वल टू के, इस डी टी को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ तो डी टी, राइट। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या करने वाली हूँ, इस इक्वेशन में मैं इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करने वाली हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे हम इस इक्वेशन की अभी, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ देखिए, माइनस डी सी आर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है तो आपकी जो लिमिट है वो कैसे जाएंगी, 0 टू टी, मतलब कि इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इनिशियल सी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फाइनल हम सी टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे जो सिंबल है वो सेम रखे हैं, 0 टी, यहाँ पर भी 0 टी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन है ये वाली साइड, और ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है, टाइम के है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमने इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तब तो इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। यहाँ पे बन जाएगा, देखो इसको जब मैं ओवरऑल लिखूंगी सॉल्व करूंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये दैट इज माइनस सी आर, ठीक है, ठीक है जी, लोअर यूनिट और ऊपर क्या आ जाएगी, अपर यूनिट। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, के टी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे टी, ये लिमिट्स आपकी। अब इसको फर्दर खोलेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम, दैट इज सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस 0, अपर माइनस लोअर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, राइट। तो यहां से अब मैं के की वैल्यू निकाल सकती हूँ। के कितना बन जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाई टी, यहाँ पर भी डिवाइड बाई, राइट। यहाँ से आप के भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप टी भी निकाल सकते हैं, आप दोनों चीजें यहाँ से निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। आपको एग्जाम में क्या पूछा गया, रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए, अगर टाइम निकालना है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, दैट इज के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाई टी। अब अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे देखते हैं, सी नॉट माइनस सी टी, और के इस साइड चला गया तो क्या बन गया, के टी। अब जो सी नॉट है उसको भी मैं इस साइड लेके जा रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सी टी इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव साइन के साथ है ना, तो नेगेटिव साइन को भी हम इधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस के टी प्लस सी नॉट। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन बन गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, बाई इज इक्वल टू, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y है कंसंट्रेशन सी टी, और m क्या है, यहाँ पे m जो होती है वो स्लोप होती है। तो स्लोप कौन क्या बन गई आपके पास, k जो है वो स्लोप बन गया है, ठीक है, k क्या हो गई, स्लोप। और c क्या बन गया, c नॉट जो यहाँ पे लिखा हुआ है c नॉट, ये c क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई एक्सिस पे क्या है बेटा, हमारे पास कंसंट्रेशन है, और m क्या है, स्लोप है, और x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, इधर टाइम है। एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये क्लैरिटी मिल रही है कि बाई एक्सिस पे क्या है बेटा, यहाँ पे बाई एक्सिस पे आ गया सी टी। ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गई हमारे पास स्लोप, स्लोप, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और सी नॉट क्या होगा, सी नॉट बन गया आपके पास सी, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, जहां पे आपकी लाइन जो होगी वो बाई एक्सिस पे क्रॉस करेगी, ठीक है। अब ग्राफ चेक कर लेते हैं। सो ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने कहा कि y पे क्या है, सी टी है, m के पास क्या है, यहाँ पे k है, x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है, और c तो वैसे ही इंटरसेप्ट है। अब देखो, ये आ गया आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास आ गई x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या आ गया बेटे, टाइम आ गया, ठीक है, और y एक्सिस पे सी टी। अब स्लोप कहाँ पे आ गया, देखो स्लोप, देखो ये आ गया स्लोप आपके पास माइनस k, ठीक है, स्लोप क्या आ गया, माइनस के यहाँ पे। तो जो इंटरसेप्ट है वो कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे,
यहाँ पे क्या है, इनिशियली आपकी कंसंट्रेशन जो होगी वो इतनी होगी, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि रिएक्टेंट स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वही बात हो रही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियली यहाँ पे थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रही है बेटे, कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ से भी हमें ये पता चला कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चलिए आगे, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 रहेगा। सो जो रेट होगा हमारे पास रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के सी आर। ठीक है, यहाँ पे रेट को अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये माइनस डी टी, वेट एक सेकेंड, माइनस डी सी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के सी आर। ठीक है, के सी आर। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दैट इज डी माइनस डी सी आर अपॉन सी आर इज इक्वल टू के डी टी। अब मुझे इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसको सिंप्लीफाई वे में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब, सो दिस इज इक्वेशन नाउ, और इस पे हमने लिमिट लगानी है तो कैसे लिखेंगे हम, सी नॉट टू सी टी, यहाँ पर भी 0 टू टी। अब देखो बच्चे यहाँ पर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन सी आर। मतलब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, कुछ इस तरीके से, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सी आर, ठीक है, डी सी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। लिमिट बन गई 0 टू टी, यहाँ पे बन गई सी नॉट टू सी टी। ठीक है, तो 1 अपॉन सी आर जब आ गया इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो इधर अब हम यूज करेंगे लॉग की वैल्यूज की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज लॉग, लॉग टू द बेस ई, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, और इधर आपके पास आ जाएगा सी आर और सी नॉट टू सी टी। ये क्या है, लिमिट्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, के टी 0 टू टी। इसको ओपन अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग टू दी बेस ई सी टी, ठीक है, अपर माइनस लोअर, सो लॉग ई सी नॉट। ठीक है जी, यहां तक क्लैरिटी मिल रही है, इज इक्वल टू के टी माइनस 0, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके आगे अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज माइनस, अब ये नेगेटिव साइन जो है इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ, दैट इज लॉग टू द बेस ई सी नॉट माइनस लॉग टू द बेस ई सी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, के टी। तो फाइनली अब एक और इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से, दैट इज लॉग सी टी इज इक्वल टू log C नॉट माइनस के टी। यहां से अब मैं k भी निकाल सकती हूँ इस इक्वेशन से, ठीक है, k भी निकाल सकती हूँ इस वाली इक्वेशन से, और मैं इसी इक्वेशन से t भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो ये क्या है, इंटीग्रेशन मेथड है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस तरीके से आप भी इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में आपसे कई बार डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, मोस्टली तो आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, कोई जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, कोई आपको क्वेश्चन दी के रखा है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है जी, सो हेयर इफ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट तो हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 1 बाई टी। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग लिख लो या फिर लॉग टू दी बेस 10 लिख लो, आप दोनों ही वे में आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। तो हमारे पास आ जाता है सी नॉट अपॉन सी आर। सी आर यहाँ पे लिखा है, वैसे मैं इसको सी टी की फॉर्म में लिख रही थी, ठीक है, आप सी आर भी लिख सकते हैं। सो के इज इक्वल टू 1 बाई टी, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है
इस वाले टॉपिक में। सो अगर मुझे नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट करना है टू द बेस 10 में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? So the value is k is equal to 2.303 upon t log c naught upon cr. Very important formula. So k का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, that is k is equal to 2.303 divided by t log c naught upon cr. चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हमें अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो बन जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? देखो, इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये ओवरऑल आप ऑलरेडी जानते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सी आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया टाइम स्लोप आपके पास कितनी आ गई? माइनस के, और ये क्या है? सी नॉट। अगेन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें भी हमें ये क्लैरिटी मिल रही है कि जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिसअपियर हो रहे हैं। यहाँ से भी हमें ये क्लैरिटी मिल। अब बच्चे जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने भी डिराइव किया, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट अपॉन सी आर। यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम को भी अगर चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? दैट इज t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log सी नॉट अपॉन सी आर, ठीक है। टाइम के लिए बन जाएगा फॉर्मूला। और अगर मुझे यहाँ से ग्राफिकली इसको बताना हो तो मैं कैसे इसको रीअरेंज करूंगी? दैट इज लॉग सी नॉट अपॉन सी आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, है ना। अब यहाँ से मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो मतलब कि ये वाली जो टर्म रहेगी हमारी, ये वाली जो साइड रहेगी वो बाई एक्सिस पे रहेगी। विद रिस्पेक्ट टू टी हम क्या निकाल रहे हैं? ग्राफ निकाल रहे हैं। तो टी कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। बाकी जो बचा हमारे पास यहाँ पे वो क्या है? आपके पास स्लोप आ जाएगी। हाँ जी, तो ये है हमारे पास ग्राफ जहाँ पे हमने कहा कि बाई एक्सिस पे आपके पास आ रहा है लॉग सी नॉट अपॉन सी आर, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ रहा है टी की वैल्यू। और स्लोप क्या बन गया? फिर स्लोप बन गया हमारे पास दैट इज के अपॉन 2.303। अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट ग्राफ जो आपको समझना है और याद भी रखना है। देखो, तो यहाँ तक जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए, यूनिट्स हमने ड्राइव की, ये यहाँ तक का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आगे जाएंगे तो और कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो यहाँ तक पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या यूनिट्स बन रही है, किस तरह के ग्राफ बन रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और सेकंड ऑर्डर के लिए अब हम पूरी डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं, बट हाँ आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन सी नॉट। ये बन गया हमारे पास किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। सो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की, लेकिन आज के लिए इतना ही। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। कीप लर्निंग एंड thank you so much for watching the video. If you like the video, then give a thumbs up or subscribe the channel for more chemistry lectures. I'll see you in the next lecture.